हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें जो कुछ पार्ट है थोड़ा बहुत हमने ऑलरेडी कवर किया है, जैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है ना। तो आज हमारा मेन फोकस रहेगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और सर्कल भी कवर करेंगे थोड़ा सा पार्ट, बट मेन फोकस विल बी ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लिख लो कोऑर्डिनेट एप्लीकेशन, कोऑर्डिनेट एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर CN, ठीक है। पहला पॉइंट देखना, जैसे हमें कोई इक्वेशन दी होती है z में, तो हम उसको x और y में कैसे कन्वर्ट करते हैं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो वही पहला पॉइंट है, टू हाउ टू कन्वर्ट इक्वेशन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स प्लेन टू हमारा कार्टेशियन फॉर्म। देखो कॉम्प्लेक्स प्लेन मतलब हमारा वेरिएबल क्या होगा, z होगा। जैसे मैंने लिखा कोई भी इक्वेशन, लेट्स से मॉड ऑफ z माइनस 5 इज इक्वल टू लेट्स से 6, so this is what my complex equation। इसी का इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, दैट मींस इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x एंड y क्या होगा बेसिकली, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बेसिकली सर्कल विद अ सेंटर 5,0। तो हम इसको z को x प्लस आई वाई रखेंगे तो हमारा इक्वेशन किसमें आएगा, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि this is the equation in complex plane where my variable is z, this is the equation in Cartesian plane where my variable is x and y, ठीक है। तो ये तो बहुत छोटा सा पॉइंट है, हमने बहुत सी जगह इसका यूज किया है, z को हमने x प्लस आई वाई रखा है। तो फिर भी फॉर द कंप्लीशन ऑफ नोट्स हम इसको लिख लेते हैं, दिस इज माई इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड दिस इज माई इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने बोला इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, द रीजन इज कि जो भी इक्वेशंस है हमारी, जैसे अभी तो तुम लोग भी फैमिलियर नहीं हो एक्स वाई में जो इक्वेशंस होती है हमारी पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला की, बट जैसे कोऑर्डिनेट हमारा चालू होगा देन यू विल बी फैमिलियर विद दैट कर्व्स, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो इक्वेशन दी होगी ना z के फॉर्म में, उससे हम उतना फैमिलियर होते नहीं है जनरली। z एक तरीके से z जो वेरिएबल है वो उतना फैमिलियर होते नहीं है हम उसके। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें जैसे कोई कर्व दे रखा है z में, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा मॉड ऑफ z माइनस 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, दिस इज व्हाट इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ऑफ कोर्स वेरिएबल z है, z माइनस 3 लिख लो इसको, नहीं तो 2 और z कंफ्यूज होगा। लेट्स से z माइनस 3 इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z, सो दिस इज माय इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। बट अभी इसको देख के मैं बता नहीं सकता कि मेरा कर्व कौन सा है। अगर बेटर होगा कि अगर ये x और y में कन्वर्ट हो जाए, बिकॉज x और y में हम काफी हद तक कर्व्स के नाम जानते हैं कि भाई ये ऐसा कर्व होता है तो इसको पैराबोला बोलते हैं, ऐसा होगा तो एलिप्स बोलते हैं, ऐसा होगा तो हाइपरबोला बोलते हैं, एंड सो ऑन। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी कोई इक्वेशन दी होती है कॉम्प्लेक्स प्लेन में z के फॉर्म में, हम उसको x प्लस आई वाई रख के उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इसको मैंने कन्वर्ट करना है, मैंने बोला कि फाइंड दिस कर्व, तो अभी तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि भाई ये कर्व कौन सा है। पहचान कब पाएंगे, जब इसको x और y के टर्म्स में लिखेंगे। तो क्या होगा, जैसे पहले मैंने z को x प्लस आई वाई रखा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये हो गया मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z विच इज नथिंग बट x। अब मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। तो देखो स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, मेरा ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया। अब दिस स्क्वायर इज x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो देखो अगेन इसको सर्कल मत बोलना, दिस इज नॉट अ सर्कल, क्योंकि एक्स स्क्वायर गायब होने वाला है। सर्कल में तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों होता है। तो ये होगा क्या, तो हम एक बार इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया। अब हमारा इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो गया, ये फाइनली दिस रिड्यूसेस टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x माइनस 9। दिस इज फर्दर वी कैन सिंप्लीफाई इट एज 6 टाइम्स x माइनस 3/2। अब आगे जाके पढ़ोगे ये तुम कोऑर्डिनेट में, ये जाना पहचाना तुम्हें उस वक्त लगेगा, मे बी अभी नहीं लग रहा हो, ठीक है ना, उस टाइम लगेगा। दिस इज बेसिकली द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हॉरिजॉन्टल पैराबोला, ठीक है ना। और स्पेसिफिक लिखना है, लिख लो इसको, हॉरिजॉन्टल पैराबोला, हॉरिजॉन्टल पैराबोला। तो समझ में आया क्या बोलना, मैंने क्या बोलना चाह रहा हूं कि जब भी कोई इक्वेशन दी होती है हमें कॉम्प्लेक्स प्लेन में z के फॉर्म में, वी आर पुटिंग x z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई टू कन्वर्ट इट इनटू कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, पहला पॉइंट। तो इसको ऐसे लिख लो, फर्स्ट पॉइंट को कॉम्प्लेक्स प्लेन टू कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स प्लेन टू कार्टेशियन फॉर्म। क्या करना है हमें, थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लो, सब्स्टिट्यूट
सब्स्टिट्यूट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, दैट्स इट। पहला पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इस टाइप की चीज हम करते आ रहे हैं शुरू से आखिरी तक। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब उल्टा दिया है, मान लो मैंने बोला, अब उल्टा इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब है अब ऐसा जरूरत तो पड़ेगा नहीं कि x और y में इक्वेशन दिया और फिर हम उसको z में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट इन केस अगर मान लो उसने x और y में एक इक्वेशन दे दिया, एक x और y में बोला, फिर बोला इसका z इक्विवेलेंट क्या है, मतलब इसकी दिस इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन कैसे निकालेंगे, तो मतलब मुझे क्या चाहिए, उल्टा करना है मुझे। अब x और y की इक्वेशन दी होगी, मुझे जाना है z में, तो उसमें क्या करेंगे, वो भी सिंपल है। सोचो वीडियो पॉज करके, जब तक मैं रब कर रहा हूं वीडियो पॉज करके सोचो एक बार। मैंने बोला ये तो करते आ रहे हैं बहुत सी बार, अभी तक किया हमने कि इक्वेशन कॉम्प्लेक्स प्लेन में दिए, वेरिएबल z में दिए, हम x और y में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा बाय। अब उल्टा करना है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, स्ट्रेट लाइन का ले लेते हैं। मैंने लिखा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। मुझे पता है दिस इज व्हाट इक्वेशन, ये तो सबको पता होगा, 9th 10th में भी पढ़ के आते हैं, दिस इज बेसिकली स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर वही है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो दिस इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बट ये कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है। अब उसने बोला कि भाई इसको कन्वर्ट करो तुम कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन मतलब उसे z दिखाई देना चाहिए, x और y नहीं होना चाहिए। z हो चाहे उसका कॉन्जुगेट हो, कुछ भी चलेगा, बट z होना चाहिए। तो क्या करें हम, अब मैं लिखा सेकंड नोट, जो हमारा सेकंड पॉइंट है, उल्टा मतलब कार्टेशियन टू कॉम्प्लेक्स, कार्टेशियन टू कॉम्प्लेक्स। क्या करेंगे सोचो, क्या करें, x को हम क्या रख सकते हैं, x इज z प्लस z बार बाय 2। क्या रखेंगे हम, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू z प्लस z बार बाय 2 एंड सिमिलरली y इज इक्वल टू z माइनस z बार अपॉन 2। सही लिखा है क्या, कुछ मिस्टेक है थोड़ी सी, हाँ थोड़ा सा और लिखना है, एक और क्या, आयोटा इज मिसिंग, तो आयोटा। तो ऐसा करने पे ये जब मैं दोनों वैल्यूज में रखूंगा तो मेरी जो इक्वेशन आएगी रिजल्टेंट, दैट विल बी इन z कॉम्प्लेक्स प्लेन। उसमें z होगा, मेरा z हो z बार होगा, कोई दिक्कत नहीं, z है मतलब z बार, कोई क्लियर हुआ। तो ये दो पॉइंट होगा पहले, ठीक है ना। ऑफ कोर्स यहां से यहां जाना, मतलब यहां से यहां जाना कर्व पहचानने के लिए तो नहीं आएगा, ऑफ कोर्स हम ऑब्वियस सी बात है। तो मैं अगर मान लो मैंने ये दोनों वैल्यूज में रखूं, उसके बाद एक z में इक्वेशन आएगी, तो वो देने से बेटर हम इधर से समझ गए कि ये स्ट्रेट लाइन का कर्व है। तो ऐसे तो कोई बोलेगा नहीं कि इसको पहचानो कि ये कौन सा कर्व है विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स, ऐसा तो सब्जेक्टिव, ऐसा तो है नहीं कि सब्जेक्टिव बोल रहा है कि प्रूव दैट दिस इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, ऐसा नहीं। हमें तो पता है ना ये इधर से इधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर वो इंटेंशनली एग्जाम में बोल दे कि कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन फॉर्म, तो वो फिर हमें करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ, बट ऐसा जरूर है कि भाई अगर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे रखी है z के फॉर्म में, तो डेफिनेटली हम उसको z को x प्लस आई वाई रख के उसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं अपना कार्टेशियन फॉर्म में। वो जरूरत भी पड़ती है, हर बार जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो इसको कॉपी कर लूं। तो दो पॉइंट हो गए, कार्टेशियन टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू कार्टेशियन। अब थर्ड पॉइंट इज रिगार्डिंग द एरिया, तो लिख लो पहले थर्ड पॉइंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए जिसका करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, कॉमा बी जिसका करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 एंड सी करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर है z3 इज गिवन बाय, मतलब क्या है, बेसिकली एक ट्राइंगल है मेरा, ठीक है, ये z1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x1 प्लस आयोटा y1 और दिस इज माय कॉम्प्लेक्स नंबर z2, x2 प्लस आयोटा y2 इक्वल टू एंड दिस इज z3, x3 प्लस आयोटा y3, ठीक है। तो देखो बहुत से लोगों को शायद पता भी होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे लिखते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको कार्टेशियन फॉर्म में पता होता है, बट अभी मेरा टारगेट क्या है, उस एरिया को z1 z2 z3 के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो आई होप पता होगा एरिया इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, हाफ टाइम्स डेल्टा, या फिर ऐसे लिख लो हाफ टाइम्स डिटरमिनेंट के फॉर्म में ऐसा होता है x1 x2 1 y1 y2 1, सॉरी एक जस्ट अ मिनट, x1 x2 x3 y1 y2 y3 और z 1 1 1, या तो ऐसे लिख लो, या फिर इसी को डिटरमिनेंट को एक प्रॉपर्टी होती है, हम हॉरिजॉन्टल रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। सो दिस कैन फर्दर बी रिटन एज हाफ टाइम्स x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है ना।
अगर नहीं पता है डोंट वरी, इसका भी डेरिवेशन हम कोऑर्डिनेट एप्लीकेशन में देखेंगे, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखेंगे, जो कि हमारा अगला चैप्टर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस एबीसी, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। तो देखो अभी तो मेरा जो एरिया है वो मैंने किसके टर्म्स में लिखा, x1, y1, x2, y2 और x3, y3, बट मुझे क्या करना है, इसको z1, z2, z3 के टर्म्स में लिखना है एरिया को। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे पहले वाला पॉइंट यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमारे x1, x2, x3, y1, y2, y3 है, इनको हम z में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इधर मैं x1 को क्या लिख सकता हूं, दैट इज z1 प्लस z1 बार बाय 2। सिमिलरली x2 को लिख सकता हूं z2 प्लस z2 बार बाय 2, एंड सिमिलरली x3 को लिख सकता हूं z3 प्लस z3 बार बाय 2। और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकता हूं z के टर्म्स में। क्या होता है, डिफरेंस बाय 2y। मैंने बोला y1 क्या होगा मेरा, z1 माइनस z1 बार, इससे तो मेरा आता है क्या 2 आयोटा बाय, इसको 2 आयोटा से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा y आ गया, y1 आ गया। सिमिलरली मैंने बोला y2 क्या होगा, तो सिमिलरली z2 माइनस z2 बार अपॉन 2 आयोटा, और लास्टली y3 विल बी इक्वल्स टू z3 माइनस z3 बार अपॉन 2 आयोटा। अब तुम्हें क्या करना है, बेसिकली ये 6 की 6 वैल्यूज इसमें उठा के रखनी है, और उसके बाद सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। वो भी मैं अभी करा देता हूं, हालांकि वो हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज में देखेंगे, बट फिर भी बता देता हूं एक बार, ठीक है ना, जिसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा उसको लग जाएगा, नहीं होगा तो एटलीस्ट हम रिजल्ट याद रखेंगे कि एरिया क्या आ रहा है इन टर्म्स ऑफ z1, z2, z3, ठीक है। तो उसके लिए मुझे इसको रब करना पड़ेगा। वीडियो पॉज करो, तुम इसको कॉपी करो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये x1, x2, x3, y1, y2, y3 जो वैल्यूज आई, इसको मैं इसमें प्लग कर रहा हूं, किसी भी एक में रख दो, दोनों बराबर है तो लेट्स से मैं नीचे वाले में रख रहा हूं, ठीक है। ये सारी वैल्यूज, तो मेरे को क्या हो जाएगा, एरिया जो आ जाएगा वो z1, z2, z3 के टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिखा एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अब देखना डिटर्मिनेंट, एक्चुअली ये होता है मेरा डिटर्मिनेंट का सिंबल, बट क्या होता है ये डिटर्मिनेंट नेगेटिव भी आ सकता है, बट मुझे पता है एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो एक मॉड लगाना पड़ेगा मुझे। एक्चुअली द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इज, देखना मैं क्या लिख रहा हूं, इधर चेंज कर लो, इधर एक मॉड लगा दो। जो मैंने रेड वाला बनाया ना, दिस इज बेसिकली मॉड का साइन, और जो अंदर वाला ब्लैक वाला लिखा है दैट इज डिटर्मिनेंट का साइन, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, बट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो उसको पॉजिटिव बनाना है तो मैंने एक बाहर मॉड लगा दिया, ठीक है। तो मैं एरिया कैसे लिख रहा हूं, मॉड ऑफ, अब अंदर डिटर्मिनेंट। अब देखो डिटर्मिनेंट में मैंने क्या बोला, इधर से वैल्यू उठा के उधर रखना है, तो x1 की क्या रखूंगा मैं, z1 प्लस z1 बार अपॉन 2, फिर मैं x2 को क्या रखूंगा, z2 प्लस z2 बार बाय 2, और लास्टली x3 को z3 प्लस z3 बार बाय 2। ये हो गया पहला कॉलम। अब दूसरे कॉलम में आते हैं, y1, y2, y3, तो ये चीज उठा के मैं इस वाले कॉलम में रख देता हूं, तो z1 माइनस z1 बार अपॉन 2 आयोटा, z2 माइनस z2 बार अपॉन 2 आयोटा, और z3 माइनस z3 बार अपॉन 2 आयोटा, और ये आ गया 1 1 1। सो ये मेरा ब्लैक से क्लोज किया है, तो मैंने पहले तो मैं डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा रहा हूं, दिस ब्लैक वन, और फिर मैं लगा रहा हूं मॉड का, बिकॉज इट कैन बी अ नेगेटिव बट एरिया तो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए वी हैव टू पुट वन मॉड साइन। क्लियर है। तो देखो अभी के लिए हम इतना छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, इतना छोड़ सकते हैं। प्रॉपर्टीज का यूज करके एक काम करता हूं मैं, प्रॉपर्टीज को भी बताना कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है ना, बिकॉज अदरवाइज विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो इट्स बेटर आई विल राइट इट डायरेक्टली, ठीक है ना। मैं इसका रिजल्ट लिख लेता हूं, लिख देता हूं 1/4 आएगा, और इधर बचेगा z1 z2 z3 z1 बार z2 बार z3 बार 1 1 1, दिस विल कम एक्चुअली, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड आएगा कैसे, बस ओरली बता रहा हूं, ठीक है, सुन लेना जिसको थोड़ा बहुत अगर आइडिया हो डिटर्मिनेंट का। देखो डिटर्मिनेंट में कोई भी रो या कॉलम में से ना अगर एक कांस्टेंट नंबर हम बाहर ले सकते हैं, मतलब एक अगर नंबर मल्टीप्लाइड है किसी भी रो या कॉलम में तो उसको बाहर ले सकते हैं। तो इस 2 को मैं बाहर ले लूंगा तो इधर 2 आ जाएगा, पहले 2 को बाहर लूंगा तो पूरे कॉलम से 2 बाहर आया, ओरली बता रहा हूं मैं, लिख नहीं रहा हूं। मैंने बोला इस फर्स्ट कॉलम से 2 को बाहर लिया तो इधर मेरा एक 2 आ गया, फिर सिमिलरली इस वाले कॉलम से 2 को बाहर ले लिया, 2i ले लिया, चलो 2i ले लिया तो मेरा ये आ गया 2i, तो इधर 2i आ गया। फिर मैं क्या कर सकता है, डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी होती है कि हम किसी भी रो और कॉलम को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब मैंने बोला अगर मैंने सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम से ऐड किया, मैंने बोला कॉलम 2 को कॉलम 1 में ऐड किया
तो क्या आ जाएगा, दिस प्लस दिस क्या आएगा, 2z1, इधर 2z2, इधर 2z3, तो हटा देता हूं उसको, ऐड कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज वगैरह में हम डिटरमिनेंट में देखेंगे, ठीक है ना, बट फिर भी किसी के मन में होता है सर कैसे आया, तो इसलिए बताया जा रहा है। क्लियर है कैसे आया, कॉलम 2 में मैंने कॉलम 1 को ऐड किया, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। अब मैंने बोला अब क्या करें, तो देखो अब पहले 2 को बाहर ले लेते हैं, पहले 2 को बाहर ले लेते हैं, 2 आ गया तो आई विल टेक आउटसाइड 2, ठीक है। अच्छा ये मॉड हट गया, ये मॉड हट गया, ये मॉड हट गया। अब क्या करें, अब दिख रहा है क्लियरली, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को, तो Z1 Z2 Z3 इधर से गायब हो जाएगा, ये Z1 गायब हो गया, Z2 Z3 ये गायब हो गया। तो और लास्टली हम क्या बोल सकते हैं, एक और प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट में, रो और कॉलम्स को मतलब किसी भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, या दो कॉलम्स को, एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आ जाता है। तो बट एनी हाउ मैंने बाहर मॉड लगा रखा है, तो मैग्नीट्यूड से मतलब है मेरे को, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा, तो आई विल गेट दिस थिंग, ठीक है। एक 2 से 2 कैंसिल, और कोई सोचेगा आयोटा लिखा है, हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है। ओवरऑल जब आयोटा बाहर आएगा तो मॉड ऑफ आयोटा आएगा ना, तो दैट विल बी 1 ओनली, तो फाइनली यू विल गेट 1/4 मॉड ऑफ दिस। तो इधर एक मॉड लगा देते हैं, दिस इज मॉड ऑफ। क्लियर हुआ, मैंने बोला अगर डेरिवेशन नहीं भी समझ में आया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जस्ट मग अप दिस रिजल्ट, 1/4 टाइम्स Z1 Z2 Z3 Z1 बार Z2 बार Z3 बार 1 1 1, ठीक है। दिस इज व्हाट एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस हैं Z1 Z2 Z3, मतलब ABC है, A के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, B के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 और C के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 है। क्लियर हो गया होगा। अच्छा अब इसमें एक छोटा सा नोट लिख रहा हूं, देखना ध्यान से। मैंने बोला, सुनना खुद सोचना, मैंने बोला अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, अगर मैंने बोला 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, लेट्स से Z1 Z2 Z3 आर कोलिनियर, तो उनको ज्वाइन करके ट्राइंगल बनेगा क्या, नहीं, मतलब ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं Z1 if Z1 Z2 Z3 are 0, sorry Z1 Z2 Z3 are collinear, then this value is 0, बिकॉज ये तो एरिया डिनोट करता है, अब ये ट्राइंगल ही नहीं बनेगा तो एरिया क्या आएगा, तो एरिया विल बी 0। तो मैं इसको एज अ कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 कॉम्प्लेक्स नंबर भी यूज कर सकता हूं। मैंने बोला लिखो इसको, इफ Z1 Z2 Z3 आर कोलिनियर, देन कंडीशन क्या होगी, मैंने बोला Z1 Z2 Z3 आर कोलिनियर है, तो क्या लिखो, बस ये डिटरमिनेंट लिखो, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। क्यों कर रहा हूं, बिकॉज अगर कोलिनियर है तो ये मैं बोल रहा हूं ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा मतलब उसका एरिया 0 होगा ट्रायंगल का, फॉर्म बाय दीस 3 पॉइंट्स, हेंस दैट डिटरमिनेंट इज 0। वो कॉपी करो और इसको 0, हम क्या करेंगे, दिस विल बी यूज्ड एज अ कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स Z1 Z2 Z3। क्लियर है, चलो तो अब हम फाइनली मूव करते हैं हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसका आज जो मेन हमारा टास्क है, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट्स थे, सिंपल थे, बहुत छोटे से थे, कोई ज्यादा हैवी टास्क नहीं था। अब आएगा मेन टास्क, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, बेसिकली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखनी है, ठीक है ना, लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स Z1 एंड Z2। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, लेट्स से दिस इज, सुनना एक बात सुनना ध्यान से, ठीक है ना। लेट्स से दिस पॉइंट इज A, दिस इज अ पॉइंट 2, इसके करस्पॉन्डिंग इसका नाम B है, ठीक है ना। अच्छा पहले मैंने तुम्हें बोला कि समझना ध्यान से, मैंने बोला एक पॉइंट है ये, लेट्स से दिस इज 1 पॉइंट, मैंने बोला इससे कितनी लाइन पास हो रही है, इनफाइनाइट। यू कैन ड्रॉ दिस लाइन दिस लाइन दिस लाइन दिस लाइन, देयर आर इनफाइनाइट लाइन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। बट अगर मैंने बोल दिया एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, अब इन दो पॉइंट से पास होने वाली नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, देन माय आंसर विल बी एक सिंगल। क्यों, क्योंकि देखो इन दोनों को ज्वाइन करूंगा, इसके अलावा कोई लाइन ही नहीं मिलेगी जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही हो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लाइन को मुझे यूनिकली लोकेट करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, मतलब 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट अगर है तो उन 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास होगा। तो पहले तो एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, बाकी ये सब चीजें भी हम कोऑर्डिनेट में देखेंगे कि मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू लोकेट अ यूनिक लाइन। To get a unique line we require 2 points. सिंगल पॉइंट से काम नहीं चलेगा, सिंगल पॉइंट से there will be infinite lines, ठीक है ना। हाँ 2 पॉइंट दे दिया तो फिक्स है कि भाई एक ही लाइन पास करेगी। चलो अब आते हैं इसकी इक्वेशन पे कैसे लिखें। हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2। तो हमारा आर्टिकल क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग Z1 Z2। लिख लो इधर, विच विल योर 4th पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग A कोलन Z1, मतलब A पॉइंट है जिसका करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर इज Z1 एंड B जिसका करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर इज Z2।
सोचो कैसे लिखें। सबसे पहले ये सोचो कि मतलब इक्वेशन मतलब क्या होता है। फॉरगेट अबाउट कॉम्प्लेक्स प्लेन वगैरह कुछ भी। 2 मिनट के लिए एक सिंपल सी बात, मैंने बोला कि व्हाट इज द इक्वेशन एक्चुअली। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें लिखा ये कोई स्ट्रेट लाइन है, इसकी मैं अभी एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं। मैंने बोला लेट्स इसकी इक्वेशन लिखिए 2x - 2y + 3 = 0। हो सकता है इसकी इक्वेशन। व्हाट डज दैट मीन? ये जो है लाइन, मतलब ये जो कर्व है विच इज अ स्ट्रेट लाइन हियर, इसकी इक्वेशन ये है। व्हाट डज दैट इक्वेशन मीन? इक्वेशन क्या होता है बेसिकली? मतलब इक्वेशन इज अ रिलेशन बेसिकली बिटवीन द वेरिएबल्स x एंड y। सो ना मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, तुम लोग लिख भी सकते हो। मैंने बोला इक्वेशन क्या होता है? एक रिलेशन होता है x और y में जो कि सेटिस्फाइड होगा ओनली बाय द पॉइंट ऑन द लाइन। मतलब इधर लाइन है, वैसे मैं कर्व यूज कर सकता हूं। मैंने बोला क्या कि इक्वेशन क्या, सॉरी इक्वेशन क्या होती है? एक रिलेशन होता है। क्या लिखा मैंने? बोला इक्वेशन इज व्हाट? अ रिलेशन। किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन वेरिएबल x, y। अभी हम 2D की बात कर रहे हैं, z वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, वो हमारा 3D चैप्टर आएगा तब। अभी 2D प्लेन के लिए, xy प्लेन के लिए हमारा रिलेशन क्या होगा? इट इज बेसिकली रिलेशन बिटवीन वेरिएबल x एंड y। कैसा रिलेशन? जो कि सेटिस्फाई होगा ओनली बाय द पॉइंट्स ऑन द दैट कर्व। जो भी हम कर्व की बात कर रहे हैं, मैंने बोला इक्वेशन मतलब अब ये सारे जो पॉइंट्स होंगे इस लाइन पे आएंगे जो, वो सभी इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने बोला एक ऐसा रिलेशन मिल जाए x और y में जो केवल सेटिस्फाई हो इन्हीं पॉइंट्स द्वारा, उसको मैं क्या बोलूंगा? दैट इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ दैट कर्व। क्लियर है? अब इधर आओ। अब मैंने बोला कि मुझे इक्वेशन लिखनी है, मतलब मुझे एक ऐसा रिलेशन लिखना है, ऐसा रिलेशन लिखना है z, दिस z इज माय वेरिएबल पॉइंट, z z1 और z2 में, such that relation will be true only by the points on this line। मैंने क्या बोला? देखो दोबारा सुनो। मैंने बोला कि मुझे एक रिलेशन चाहिए। देखो इधर तो मैं बोल रहा था x और y में रिलेशन चाहिए। ऑफ कोर्स यहां मुझे क्या चाहिए होगा? रिलेशन इन वेरिएबल z इज माय वेरिएबल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो मैंने बोला इधर मुझे क्या चाहिए? एक रिलेशन चाहिए। आई वांट अ रिलेशन, आई वांट अ रिलेशन किस किस के बीच? अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, मतलब बिटवीन z1 एंड z2। ठीक है ना? जब मेरे z1 और z2 तो फिक्स पॉइंट है, गिवन पॉइंट्स है। दिस इज माय वेरिएबल पॉइंट, दिस इज माय वेरिएबल पॉइंट। मुझे एक रिलेशन चाहिए इन तीनों में जो कि सेटिस्फाइड हो ओनली बाय द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। तो मैं क्या बोलूंगा? उसकी इक्वेशन है वो। अब दिमाग लगाओ कि ऐसा क्या रिलेशन लिखूं मैं कि वो सेटिस्फाइड हो ओनली बाय द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। सोचो 2 मिनट, मैं तो बताऊंगा अभी। जस्ट 5 मिनट तो नहीं बोलूंगा, 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए पॉज करो और खुद से एक बार सोचो कि क्या लिखूंगा। एक ही झटके में, एक ही लाइन में आ जाएगा रिलेशन। एक ही लाइन, एक ही झटके में इसकी इक्वेशन आने वाली है हमारी। फिर हम उसको अलग अलग फॉर्म्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना? बट अभी हम एक लाइन में लिख देंगे। अब सुनना कैसे, मैं बता रहा हूं। मैंने बोला कि अगर, सुनना ध्यान से, अगर z, मैंने बोला अगर z इस लाइन पे है, जो लाइन ज्वाइनिंग z1 और z2 पे, देन z1 z2 z आर कोलिनियर। सुनना पहले, मैंने बोला अगर z इस लाइन पे है, कौन सी लाइन पे? लाइन ज्वाइनिंग z1 और z2 पे, देन z1 z एंड z आर कोलिनियर। और अगर मैंने इस लाइन पे नहीं है z, लेट्स से बाहर है कहीं, देन डेफिनेटली z1 z2 एंड दिस z आर नॉन कोलिनियर। तो यही जो मैंने लैंग्वेज इंग्लिश में बोला, इंग्लिश या हिंदी वॉट एवर लैंग्वेज में जो बोला कि अगर z इस लाइन पे है तो z1 z2 एंड z आर कोलिनियर, इसी को मैं मैथमेटिकली कन्वर्ट करने वाला हूं, इसी स्टेटमेंट को। तो मैंने क्या बोला? एक ऐसा रिलेशन चाहिए जो कि सेटिस्फाइड हो ओनली बाय द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। तो इस लाइन में क्या खासियत है? इस लाइन के अंदर जो पॉइंट्स हैं उनमें क्या खासियत है? वो पॉइंट z1 और z2 आर कोलिनियर। अब तुम्हें क्या करना है? बेसिकली z1 z2 और z को कोलिनियर का फैक्ट यूज करना है टू राइट मैथमेटिकली। ठीक है? अब मैं बता रहा हूं, मैंने बोला कैसे करेंगे मैथमेटिकली, देखना ध्यान से। मैंने बोला z, अगर z1 z2 z, इफ z1 z2 z आर कोलिनियर, तो देखो z1 माइनस z2 इज इक्वल टू, एक मिनट, लेमडा z माइनस z1 माइनस, इसको ऐसे लिख लो, z माइनस z1 लिख लो, z माइनस z1 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स z2 माइनस z1। ये हो गया मेरा रिलेशन। देखो क्या लिखा है, पहले समझो इसको कैसे लिखा है और क्या लिखा है, देखना सुनना। z मैंने बोला अगर इस लाइन पे होगा तो z माइनस z1 मेरा ये वेक्टर होगा,
Z2 माइनस Z1 मेरा ये वेक्टर होगा। अगर मैंने बोला कि ये Z1 Z2 और Z कोलिनियर है तो क्या होगा बेसिकली, ये जो वेक्टर होगा, या फिर मैं ऐसे ही बोल सकता हूं ये जो वेक्टर होगा और ये जो वेक्टर होगा, इसका आर्गुमेंट में डिफरेंस क्या होगा, 0 और पाई का। अभी उस फॉर्म में भी लिखेंगे, बट फॉर टाइम बीइंग वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वेक्टर जैसे हम लिखते हैं, ये वेक्टर जो हुआ, दिस इज वन वेक्टर, दिस इज लैम्डा टाइम्स, लैम्डा इज स्केलर एंड दिस इज अगेन अ वेक्टर। तो z माइनस Z1 इज दिस वेक्टर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स। अब कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट ऑफ कोर्स लैम्डा इज अ रियल नंबर, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, सम स्केलर क्वांटिटी बट अ रियल नंबर। तो ये हमारी क्या हो गई, इसकी इक्वेशन हो गई सिंपल सी, z माइनस Z1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स Z2 माइनस Z1। अब क्या होगा बेसिकली, लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए आई विल गेट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लैम्डा को 0 रखा, लैम्डा को 0 रखा तो मुझे क्या पॉइंट मिलेगा, z इज इक्वल टू Z1, तो आ गया Z1 इज अ पॉइंट ऑन द लाइन, बिल्कुल करेक्ट है। मैंने लैम्डा की जगह 1 रखा, तो लैम्डा की जगह 1 रखोगे तो Z1 से Z1 माइनस Z1 से Z1 गया तो z की वैल्यू क्या मिली, Z2, व्हिच इज अगेन ए करेक्ट पॉइंट, क्योंकि Z2 भी लाइन पे आ रहा है। तो लैम्डा क्या लिखो इधर, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा आई विल गेट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन। तो इसको हम नाम दे देते हैं फॉर्म 1। This is my form 1 and again this again will come in vector, same result आएगा। उधर हम a और b वगैरह यूज करेंगे, पोजीशन वेक्टर a और b, तो उधर हमारी ऐसे यूज होगी, जो वेक्टर की इक्वेशन होगी r माइनस a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b माइनस a, उधर a और b क्या हो गया हमारे पोजीशन वेक्टर्स। जैसे मैंने बोला ये मेरा वेक्टर्स में क्या होगा, एक ये पॉइंट होगा, इसका पोजीशन वेक्टर a होगा, ये पॉइंट b होगा, इसका पोजीशन वेक्टर b होगा, स्मॉल b। तो मैंने बोला इस इक्वेशन क्या होगी इसकी, तो सेम ये लिखेंगे, देयर r इज माय वेरिएबल, ये हम वेक्टर में देखेंगे, ठीक है ना, इसका वेक्टर इक्विवेलेंट है इसी इक्वेशन का, एग्जैक्टली सेम है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है बेसिकली, कॉम्प्लेक्स नंबर ही ना, तो b a की जगह मैंने Z1 यूज किया, b की जगह Z2 यूज किया, और कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो यू विल गेट फैमिलियर विद दिस लेटर ऑन आल्सो, ठीक है ना, क्लियर है। तो z माइनस Z1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स Z2 माइनस Z1, दिस इज माय फॉर्म 1। अब इसी को मैं और कैसे फॉर्म में लिख सकता हूं, देखना, अभी जो मैंने बोला था कि z माइनस Z1 और इस सम स्केलर टाइम्स Z2 माइनस Z1 है, इसी को मैं आर्गुमेंट के सेंस में क्या बोल सकता हूं। याद है मैंने एक टॉपिक लिया था तुमको कि देखना ध्यान से, मैं पहले इतना कॉपी करो, मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है ना, इसको रब कर रहा हूं, जस्ट पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस पार्ट। मैंने बोला तुम्हें याद होगा, मैंने 5-6 लेक्चर पहले एक पॉइंट बताया था, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर परपेंडिकुलर है और कोलिनियर है, उसके लिए तीन कंडीशन लिखवाई थी, तीन कंडीशन के फॉर्म में लिखवाया था। देखो एक बार रिकॉल करते हैं, मैंने बोला Z और Z1 और Z2 अगर परपेंडिकुलर है और Z1, Z2 अगर कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब पैरेलल है, तब मैंने 3 तरीके से कंडीशन लिखवाई थी, वो सेम चीज हम यूज करने वाले हैं। तो परपेंडिकुलर की तो मुझे जरूरत नहीं है, अभी कोलिनियर की जरूरत है, तो मैं नीचे वाली लिख रहा हूं। तो देखना क्या था, Z1 इज इक्वल टू सम लैम्डा टाइम्स Z2, एक तो ये लिखवाया था, एक लिखवाया था आर्ग्यूमेंट ऑफ, अब एक्सप्लेनेशन दोबारा नहीं दे रहा हूं, उधर हमने ऑलरेडी कर चुका है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 इज 0 या फिर पाई, ये 0 डिवाइड बाय पाई नहीं लिखा, 0 और पाई। और अब फिर हमने लिखा कि Z1 बाय Z2 रियल है, बिकॉज लैम्डा इज अ रियल क्वांटिटी, लैम्डा इज रियल, तो Z1 बाय Z2 दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल है। तो हमें पता है अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल होता है तो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू उसका कॉन्जुगेट। तो एक और फॉर्म क्या लिखा था हमने, Z1 बाय Z2 इसका बार इज इक्वल टू Z1 बाय Z2। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो वही चीज इधर करने वाले हैं हम। तो देखो ये वाला इज इक्विवेलेंट टू ये Z1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स Z2। अब लैम्डा पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, Z माइनस Z1 और Z2 माइनस Z1 का आर्गुमेंट सेम होगा, और अगर मान लो लैम्डा नेगेटिव होगा तो Z माइनस Z1 और Z2 माइनस Z1 का आर्गुमेंट में डिफरेंस पाई का होगा, ठीक है ना। तो इसी इक्वेशन को मैं दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, ये आर्गुमेंट वाले फॉर्म में। तो देखो क्या लिखूंगा, आर्गुमेंट ऑफ फॉर्म 2, फॉर्म सेकंड, आर्गुमेंट ऑफ ये Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, दिस इज बेसिकली 0 और पाई, दिस इज माय फॉर्म 2, ठीक है। फॉर्म थर्ड कैसे लिखें, ये वाली चीज। अब मैंने बोला ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो ब्रैकेट में लिखा है, इसका आर्गुमेंट 0 और पाई है, इसका मतलब क्या है, वो एक रियल क्वांटिटी है। तो अगर क्वांटिटी रियल है तो दैट क्वांटिटी इज इक्वल टू उसका कॉन्जुगेट, तो उसको उस फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको हटा देता हूं, कॉपी कर लेना अगर तुम्हें लिखना है साइड में, ठीक है ना, रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा, साइड में लिखोगे।
मैंने बोला फॉर्म 3 में क्या करें हम, देखो मैंने बोला फॉर्म 3, फॉर्म 3 क्या बोला मैंने, ये जो क्वांटिटी है दिस इज अ रियल क्वांटिटी, या तो इधर से बोल लो बिकॉज आर्ग्यूमेंट 0 और पाई है, मतलब वो पॉजिटिव रियल एक्सिस पे आ रहा है या फिर नेगेटिव रियल एक्सिस पे आ रहा है, वहां से बोल लो या फिर यहां से बोल लो। यहां से भी तो ऐसे इस फॉर्म में लिख सकता हूं ना, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा, और लैम्डा इज द रियल क्वांटिटी, हेंस दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं विच इज रियल, तो दिस इज इक्वल टू इसका कॉन्जुगेट, तो फॉर्म 3 क्या हो जाएगा, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, दिस इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इसका होल बार। अब ये फॉर्म ज्यादा यूज होगा, ये भी फॉर्म मतलब इसका डिफरेंट वे एक और फॉर्म में ड्राइव करेंगे, दैट इज फ्रीक्वेंटली यूज, ये फॉर्म पता होना चाहिए, बट जो अभी हम आखिरी में फॉर्म लिखेंगे फॉर्म 5 वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? दीज आर नथिंग बट इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग z1 एंड z2। पहला है z माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स z2 माइनस z1, दूसरा है आर्ग्यूमेंट ऑफ दीज टू अप 0 और पाई, और फिर दिस इज इक्वल टू इसका कॉन्जुगेट। अब फॉर्म 4 सुनना, मैंने बोला आज ही की क्लास में कुछ पढ़ाया है, उससे रिलेटेड हम लिखेंगे फॉर्म 3 को। सोचो क्या, आज ही की क्लास में हुआ है, अभी तो नहीं लिखा है बोर्ड पे, लेकिन आज ही की क्लास में पढ़ा है हाउ टू राइट फॉर्म, मतलब जो नेक्स्ट फॉर्म में बोल रहा हूं फोर्थ फॉर्म, आज ही की क्लास में कुछ पढ़ाया उससे रिलेटेड लिखना है। तो सोचो पहले कैसे लिख सकते हैं। मैंने बोला कि मुझे क्या चाहिए था, बेसिकली मैंने स्टार्ट कैसे किया ये कि मुझे एक रिलेशन चाहिए z1 और z2 में जो कि सेटिस्फाइड हो ओनली बाय द पॉइंट्स ऑन द लाइन। अब मैंने बोला कि अब इसका मतलब क्या है, z1 z2 zr कोलिनियर, तो हम क्या करें, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी लगा देते हैं, वो भी एक रिलेशन ही तो है z1 z2 और z में, समझ में आया? तो मैं क्या लिखूं, फॉर्म फोर्थ इधर आएगा ना, हाँ फोर्थ रोमन, हाँ फोर्थ ऐसे, तो क्या होगा z1 z2 1 सॉरी हाँ z1 z2 z3 z1 बार z2 बार z3 बार 1 1 1 दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज नथिंग बट अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन ओनली, क्योंकि इसको डिटरमिनेंट को ओपन करोगे तो एक रिलेशन आएगा। अच्छा एक मिनट z3 नहीं आएगा, इधर हमारा z आएगा, ठीक है ना, z3 की जगह z आएगा, ठीक है, इधर z कर लेना, समझ में आया ना, z1 और z2 आर कोलिनियर, तो मैंने कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी लगा दी, दैट इज नथिंग बट अ रिलेशन, हमें तो एक रिलेशन चाहिए था जो कि सेटिस्फाई हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर z मेरा इस लाइन पे आएगा तभी वो कोलिनियर होंगे और तभी ये 0 होगा, अगर z मेरा बाहर चला गया आउट ऑफ द लाइन तो डेफिनेटली दिस विल नॉट बी 0, बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं द मेन फॉर्म, ठीक है ना, वो हमारा ड्राइव होगा इस वाले से, ठीक है ना। तो पहले तो वीडियो पॉज करके इतना पार्ट पूरा कॉपी करो, चारों फॉर्म, और आगे बढ़ने के पहले इन चारों फॉर्म को पहले दिमाग में अच्छे से बिठाओ, ठीक है ना, पहले अच्छे से बिठाओ, उसके बाद आगे जाना तो मजा आएगा काम, ठीक है ना। चलो तो मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि मेन तो फॉर्म वही है, ठीक है ना, जो तुम्हारा मेन फॉर्म है। वैसे मेन तो सभी कुछ होता है, ऐसा नहीं है, बट फिर भी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर तुम्हारे जो शीट में है दैट इज बेस्ड ऑन दैट फॉर्म ओनली, जो भी हम ड्राइव करने वाले हैं, ठीक है ना, दैट विल बी आवर फिफ्थ फॉर्म। तो देखो क्या किया हमने, पहले तो इसको प्रॉपर्टीज इस बार को ब्रेक कर दिया ऊपर और नीचे। तो पहले तो मैंने लिखा, अभी हम फॉर्म 5 कर रहे हैं विच इज अवर लास्ट फॉर्म, ठीक है ना, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू, ब्रेक किया, बार को तो हम ब्रेक कर सकते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, और सम और डिफरेंस में ही ब्रेक कर सकते हैं। तो फाइनली इस बार को मैं ब्रेक करूंगा तो इधर ऐसे आएगा, z बार माइनस z1 बार अपॉन z2 बार माइनस z1 बार, ठीक है ना, क्लियर है, ये इसके बराबर हुआ। अब मैंने बोला फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं मैंने बोला इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, देखो ये z इससे मल्टीप्लाई होगा तो z इंटू, अब बने रहना, कैलकुलेशन मिस्टेक भी होती है इसमें, बने रहना, हर एक स्टेप देखना, माइनस z1 टाइम्स z2 बार माइनस z1 बार इज इक्वल टू, अब मैं इसको मिटा देता हूं, इसकी मुझे जरूरत नहीं है अब, ठीक है ना, इसको कॉपी कर लिया होगा तुमने। तो मैंने बोला क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरा अभी ये आया, और फिर ये z बार इससे मल्टीप्लाई होगा z2 माइनस z1 और फिर माइनस z1 बार इंटू z2 माइनस z1, ठीक है। चलो अब आप क्या कर रहे हैं, हम इस टर्म को मैं उधर लेके आ रहा हूं, ठीक है, मतलब सभी टर्म्स को लेके आ रहा हूं। तो
एक पहले मैं वेरिएबल को एक साथ रख रहा हूं, Z1 और Z2 याद रखना फिक्स नंबर है, वो तो फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z इज अ वेरिएबल पॉइंट, तो Z इंटू Z2 बार माइनस Z1 बार माइनस Z बार इंटू Z2 माइनस Z1 माइनस Z1 इंटू Z2 बार माइनस Z1 बार और प्लस Z1 बार इंटू Z2 माइनस Z1। देखो एक बार सही लिखे हैं, सारे टर्म्स को इस साइड लेके आया। अब आएगा मेन पॉइंट, सुनना ध्यान से, सुनो ध्यान से। अब मैंने बोला 1 मिनट के लिए अगर मान लो ये मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से Z3 बोला मैंने 1 मिनट के लिए, ठीक है, Z3 बोला इसको 1 मिनट के लिए, कुछ तो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया मैंने Z3। व्हाट अबाउट दिस देन, इतना पार्ट क्या होगा, अगर वो Z3 है तो अब मैं जो रेड के अंदर सर्कल के अंदर कर रहा हूं, नॉट अ सर्कल बट जो भी है क्लोज फिगर है, उसके अंदर जो भी लिख रहा हूं, व्हाट इज दैट, इफ दिस इज Z3 इन टर्म्स ऑफ Z3 ये क्या होगा, देखो Z3 का बार दिख रहा है, अगर Z3 का बार लूंगा तो देखो Z1 का बार तो Z1 हो जाएगा, Z2 बार माइनस Z1 बार, तो दिस इज Z3 बार। तो बेसिकली ये पूरा मैं देख रहा हूं, देखना इतना पार्ट क्या लिखा है, ये लिखा है Z3 माइनस Z3 बार लिखा है। अच्छा अब मुझे पता है Z3 माइनस Z3 बार क्या होगा, 2i टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z3, हमें पता है ना Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, तो Z बार क्या होता है x माइनस आई वाई, तो Z माइनस Z बार क्या होता है 2i ना, मतलब Z माइनस Z बार इज व्हाट प्योरली इमेजिनरी। तो ये जो क्वांटिटी लिखी है ब्रैकेट में अभी जो लिखी है एट प्रेजेंट, दिस इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। हाँ अब मैं क्या कर रहा हूं, प्योरली इमेजिनरी है, पूरी इक्वेशन को आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो दैट जो प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी है वो प्योरली रियल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या किया हमने, आयोटा से मल्टीप्लाई किया। देखना बहुत मजेदार चीज है ये, बने रहना बस। मैंने बोला तुम्हें अगले स्टेप पे लिखना है, इसके बाद वाले स्टेप में मैं इधर ही चेंज करूंगा, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं। मैंने बोला एट प्रेजेंट जो भी लिखा है इस वाले रेड कर्व के अंदर, दैट इज अ प्योरली इमेजिनरी, उसका एक्सप्लेनेशन इज Z3 माइनस Z3 बार लिखा है, विच इज नथिंग बट प्योर। मैंने अब इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को, ये आयोटा और ये आयोटा। तो अब मैंने बोला आयोटा, चलो इधर लिख देते हैं, ऐसे लिख रहा हूं, देखना मैं इसको मैं इधर से थोड़ा सा कर्व ऐसे ले जा रहा हूं, प्लस आयोटा टाइम्स, ठीक है। अब मैंने बोला आयोटा के साथ ये क्वांटिटी हो गई प्योरली रियल हो गई, बिल्कुल हो गई। तो उस प्योरली रियल क्वांटिटी को मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए बोल दिया, लेट्स से वो जो भी आई दैट इज स्मॉल b, स्मॉल b इज नथिंग बट अ रियल नंबर। क्लियर है। अब मैं इस आयोटा के साथ इंक्लूड करके ये बोल रहा हूं दिस इज रियल इज इक्वल टू 0। अब आगे के टर्म्स लिखते हैं। अब देखना और मजेदार चीज है, अब सुनना, मैंने बोला कि इस इक्वेशन को थोड़ा सा और एडजस्ट करके लिखता हूं। पहले मैंने कहा Z इंटू आयोटा इंटू Z2 बार माइनस Z1 बार प्लस Z बार इंटू माइनस आयोटा इंटू Z2 माइनस Z1, ठीक है। अब सुनना, जैसे उधर किया था वैसे इधर सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने बोला अगर ये क्वांटिटी लेट्स से स्मॉल a है, कॉम्प्लेक्स नंबर, स्मॉल a इज कॉम्प्लेक्स नंबर, तुम Z3 बोल दो कोई दिक्कत नहीं, बट मैं एक्चुअली a और b इसलिए यूज कर रहा हूं बिकॉज स्टैंडर्ड नोटेशन है a और b, ठीक है ना, इसलिए आई एम डिनोटिंग इट लाइक दैट वे। लेट्स से अगर ये a है, देन व्हाट अबाउट दिस पार्ट, जस्ट फोकस हियर, ये जो पार्ट होगा क्या होगा, कैन आई से दिस इज a बार, ऑफ कोर्स इसका तुम बार लोगे तो क्या आएगा, देखो माइनस i का बार क्या होगा, प्लस i Z2 बार माइनस Z1 बार, क्लियर है। सो दिस इज माई a बार। तो अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, तो सोचो मेहनत करनी पड़ी थोड़ी, ठीक है ना, इसलिए मैंने बोला था ये वाला फॉर्म जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फाइनल रिजल्ट मैं इधर लिख रहा हूं, देखना क्या लिखा, क्या आया, Z a बार प्लस Z बार a प्लस b इज इक्वल टू 0, ये याद रखना, ठीक है, क्लियर है। और उधर लिख लेना a तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा बट b इज अ रियल क्वांटिटी, लिख लो उधर साइड में, b इज अ रियल क्वांटिटी, रियल क्वांटिटी, ठीक है ना। ऑफ कोर्स a और a बार यूज हो रहा है, तो a तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बट कांस्टेंट है बिकॉज, अच्छा लिख भी लो, चलो हमने a को क्या माना है वो भी इधर लिख लो, a इज इक्वल टू माइनस आयोटा टाइम्स Z2 माइनस Z1। अभी इसका भी सिग्निफिकेंस देखेंगे, a क्या डिनोट करता है वो भी इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन में स्लोप होता है ना, वैसे ही इधर a काम करेगा,
अभी उस पे आते हैं, बट बिफोर दैट पॉज करो और इसको याद रखो। तो हमें इसको याद रखना है अच्छे से, ठीक है? क्लियर है यहां से? चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो मैं इसको रब कर रहा हूं। मैंने बोला पहले मैं थोड़ा ए के बारे में और डिस्कस कर लेता हूं, हल्का सा डिस्कशन। बी तो एक रियल क्वांटिटी है, ठीक है ना? बी एक रियल क्वांटिटी है, थोड़ा सा मुझे ए के बारे में डिस्कस करना है। तो इसको रब किया। ए मेरा क्या लिखा है अभी देखो, z2 माइनस z1 इंटू आयोटा, माइनस आयोटा या प्लस आयोटा जो भी हो वो तो डिपेंड करता है मैं z1 z2 किसको बोल रहा हूं, ठीक है ना? इसको मैं z1 माइनस z2 भी लिख सकता हूं, कोई बड़ी बात वो नहीं है। मैंने बोला अब आते डायग्राम पे एक बार। लेट्स से दिस इज द इक्वेशन वी आर टॉकिंग अबाउट एंड इसकी इक्वेशन इज z a बार प्लस z बार a प्लस b इज इक्वल टू 0। मैंने बोला इसकी इक्वेशन है भाई ये, ठीक है? अच्छा, अब z1 और z2 तो इस लाइन पे दो पॉइंट्स थे तो मैंने मार्क कर लिए। लेट्स से दिस इज z1 एंड दिस इज z2। ध्यान से देखना, मैं a का इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। a है क्या एक्चुअली, थोड़ा फील तो आना चाहिए ये a वो है क्या, उसका यूज भी होगा अभी, ठीक है ना? उसका यूज भी होगा। मैंने बोला z2 माइनस z1 क्या होगा, ये वेक्टर होगा। अच्छा, अब उसको मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई किया या फिर लेट्स से माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, जो एक्चुअली वो लिखा है वही समझते हैं। मैंने बोला आयोटा से मल्टीप्लाई करना या माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना इज इक्विवेलेंट टू e की पावर i पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करना। आयोटा इज बेसिकली e की पावर i पाई बाय 2 ना, या फिर माइनस आयोटा इज इक्वल टू e की पावर माइनस i पाई बाय 2। और e की पावर i पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करना या फिर माइनस, जो भी एक ले लो कोई भी। तो लेट्स से ये चल रहा है तो नीचे वाला ही ले लेते हैं, एक्चुअल ले लेते हैं जो इधर लिखा है। मैंने बोला e की पावर माइनस i पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करना इज इक्विवेलेंट टू क्या, ये तो रोटेशनल ऑपरेटर है ना, पाई बाय 2 से रोटेट कर देगा z2 माइनस z1 वेक्टर को। तो बेसिकली ये रोटेट होके क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। दिस इज z1 माइनस z2 या z2 माइनस, जो भी लिखना है, z2 माइनस z1 इंटू माइनस आयोटा। तो अब पता चल गया क्या है बेसिकली, दिस इज माई वेक्टर ए। वेक्टर ए मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के सेंस में कॉम्प्लेक्स नंबर ए। तो लिख लो ए को, दिस इज व्हाट, वेक्टर परपेंडिकुलर टू द लाइन। वेक्टर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लो, वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो वेक्टर के फॉर्म लिख लो, वेक्टर परपेंडिकुलर टू लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट है, अब इसका यूज भी बताऊंगा, ठीक है ना? एक छोटा सा एप्लीकेशन इसका। तो बिफोर दैट कॉपी करो इसको, क्लियर है? तो जैसे हमारा इक्वेशन में अब दो इंफॉर्मेशन है, देखो एक तो b है और एक a है, ठीक है? अच्छा, तो दोनों अपना अपना काम करेंगे। जैसे कि मेरा मतलब क्या है इसका कहने का, मेरा मतलब जो a है ना वो लाइन का डायरेक्शन फिक्स करेगा। मतलब मैंने बोला कि लेट्स से ये एक लाइन है, ये वेक्टर a है। मैंने ऐसे बोला, छोड़ो, मैंने बोला लाइन इसके परपेंडिकुलर है। लाइन लेट से मैंने बोला ये रेड जो मार्कर लिखा है इसके परपेंडिकुलर है, तो लाइन कैन बी दिस थिंग, ये हो सकता है लाइन, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट रोटेट नहीं हो सकता। मैंने अब कहने का मतलब, अगर मैंने बोला ये एक लाइन है, ठीक है? मैंने बोला लाइन नहीं बोलो, इसको ऐसे बोलो, मैंने बोला मेरा लाइन जो है, जो मुझे चाहिए लाइन, वो इसके परपेंडिकुलर है। सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला एक मेरा लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है, तो लाइन क्या क्या हो सकती है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ठीक है? तो लाइन का डायरेक्शन फिक्स हो गया बिकॉज ऑफ ए। सुनना, तो मैंने क्या बोला, ए क्या करेगा बेसिकली, विल फिक्स द डायरेक्शन ऑफ द लाइन, विल फिक्स डायरेक्शन ऑफ लाइन। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में हम, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, स्लोप। लाइट चला गया, तो वेट करते हैं 5 मिनट।